लेकिन पवन सिंह का कोई जान मारने की बात करे, पवन सिंह को कोई धमकी दे, आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरा छोटा भाई है, नाराजगी घर की है, बाहर के लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। लाइव आकर आप खेसारी लाल को कभी धमकाते हैं तो कैसे कर लेते हैं ये सब? आपको कभी कोई धमकी ऐसा कुछ ऊपर से नहीं कोई? मैंने कभी कोई धमकी, आपको तो माफी मांगना चाहिए आकर के खेसारी लाल जी, आपको माफी मांगना चाहिए। आप बोलते हैं कि सुधीर सिंह मेरे बड़े भाई हैं, अरे बड़ा भाई समझा रहा है, माफी मांग लो यार, सनातन से माफी मांग लो। इससे कोई झुकने से, भगवान के आगे झुकने से आप कोनो नेता के आगे नहीं झुक रहे हैं। मसरख में बिहार का सबसे बड़ा प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का विचार कैसे आया? बिहार में उस समय बीसीआई क्रिकेट में बहुत झमेला चलता था, आदित्य नारायण वर्मा और अजय नारायण से। तो बच्चे जो हमारे थे वो दूसरे अदर स्टेट से खेला करते थे, जाके कोलकाता से खेलते थे, झारखंड से खेलते थे, उड़ीसा से खेलते थे। लेकिन बिहार में झगड़ा आपसी बात के चलते बिहार के प्रतिभाओं को मारा जा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो भाई, प्रतिभा नहीं लेकिन शुरुआत तो करते हैं, और वही शुरुआत के कारण है कि साकिबुल गनी जो लड़का आपके सामने खड़ा है, जो आईपीएल में गया। मैं पवन सिंह के लिए भी स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप होंगे कितने बड़े भी स्टार, लेकिन आप गलती करेंगे, ये भाई आपको नहीं मिलेगा। क्या गलती है आपको? क्या उनकी गलती है? कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते अपने लाइफ में। महिलाओं को अच्छी इंसान तो अच्छे हैं, वो कमिटमेंट के पक्के हैं वो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ जो किए, मैं दुखित रहता हूँ। एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा बात भी वो नहीं माने। मैं दिल के बात जिसके पास शेयर किया, लगभग 99% लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसलिए मैं अब दोस्त बनाना पसंद नहीं करता हूँ। तो आपके आसपास इतनी जो भीड़ रहती है उनसे कोई भी नहीं मिला? नहीं तो आगे चलो, नहीं तो पीछे चलो, अब दोस्त नहीं चाहता हूँ। बिहार की राजनीति में कुछ नाम पद से बड़े होते हैं तो कुछ चेहरे बिना पद के भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो न तो किसी कुर्सी पर बैठे हैं, ना सत्ता की मोहताज है, लेकिन बिहार के किसी कोने में जब दर्द उठता है तब जिनका नाम सबसे पहले आता है वह युवराज सुधीर सिंह, जो न तो किसी सत्ता के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी अपनी अलग पहचान समाज में बनाए हुए हैं और अपने काम के दम पर लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। युवराज सुधीर सिंह, आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद है आपके चैनल को जी, द कैजुअल टॉक चैनल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज जी, आपका नाम एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है, उसके बाद भी आप उससे अलग अपनी छवि कैसे बनाए और कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई? देखिए, मेरी स्कूलिंग जो थी ना, वो अच्छे स्कूल से हुई है। मैं रांची जेवीएस कॉलेज से पढ़ा हूँ, और मेरे बड़े पिताजी 4 बार सांसद रहे। मेरा छोटा भाई 1 बार एमएलए, अभी भी एमएलए, प्रेजेंट एमएलए है माजी से। और मेरे चाचा जी 5 बार एमएलए बनियापुर से, आपको एमएलए है, अभी भी प्रेजेंट एमएलए है। और मैं भी समाज से जुटा, तो जिस परिवार में पैदा हुआ मैं, वहाँ पर समाज सेवा ही हो रहा था, तो सीखने की जरूरत नहीं थी, पहले ही से वहाँ ऐसा हो रहा था। लेकिन थोड़ा सा मैं अलग वहाँ से हुआ, जहाँ पर राजनीति होता था, जहाँ पर लोगों का सेवा होता था, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को अलग किया और मैं खेल की दुनिया की तरफ। मैं सोचा कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू से ज्यादा कोई नाम नहीं कमा सकता है, तो आखिर मेरी पहचान कैसे बने? मेरे घर में विधायक थे, एमपी थे, तो मैं सोचा कि कुछ अलग करूंगा तो शायद मेरी पहचान बने। तो मैंने खेल की दुनिया को अपनाया, और मैंने आईपीएल जैसे मंच को, सारण में मैंने पहली बार आईपीएल का रजिस्टर कराया, और देखता था कि गरीब के जो बच्चे थे, वो जिनके पास पैसा नहीं था, जो अमीर के बच्चे थे वो बाहर जाकर खेलते थे, लेकिन गरीब के बच्चे का, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं गरीबों को बच्चे के लिए कुछ कर। तो मैंने उनको आईपीएल और वाईपीएल का एक अलग मजा दूं, और मैंने शुरुआत किया, और शुरुआत के बाद बरसों तक इस टूर्नामेंट को मैं कराया। और 2017 में मेरे बड़े पिताजी और मेरे फादर को न्यायालय की किसी प्रक्रिया के चलते उनको सजा हो गई, जिसके बाद मैंने इस मंच को छोड़ा तो नहीं। उसके बाद मैं शहर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, यानी बिहार के अन्य हिस्से में, यहाँ तक यूपी भी, आजमगढ़ जाकर, जहाँ पर क्रिकेट बच्चे खेलते थे, मैं अपना आर्थिक मदद करता था, और शायद इसी के लिए लोग मुझे प्यार करते। आप एक होनहार और बहुत अच्छे छात्र भी रहे थे, बट अब आप उसमें क्यों नहीं करियर बनाए? देखिए, सच पूछिए तो पारिवारिक पृष्ठभूमि पॉलिटिकल था, तो पढ़ाई लिखाई करने का तो मन था, लेकिन ड्यू में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो 99 के करीब में वहीं से मेरी राजनीतिक शुरुआत हो गई। वहाँ मैं एनएसवाई का राजनीति करता था, और नीरज बसोया, अमित मल्लिक, अशोक
बसोया, रागिनी नायक, नकुल भारद्वाज, अनिल चौधरी, मुकुल वासनिक, ऑस्कर फर्नांडिस, ये सब लोगों के बीच में प्रमोद कांत सहायक जी, इन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू से शुरू हो गया था। रोहित चौधरी दिमाग जो था धीरे धीरे पॉलिटिकल होते चला गया और इसीलिए पढ़ाई पे ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तक मैं पढ़ा पूरे लगन से पढ़ा, लेकिन किसी कंपटीशन को फेस नहीं किया। प्रभुनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता के अब भतीजा हैं, तो कभी आपको दबाव या कोई फायदा इससे मिला या किसी प्रकार का दबाव, एक जो होते हैं ना इमेज समाज में छवि बनाए रखने का, ऐसा कोई दबाव? हर बेटे को अपने बाप से फायदा मिलता है। मैं दुनिया का वो पहला बेटा नहीं हूँ कि अपने बाप से फायदा नहीं मिलता है। इस दुनिया के सभी जितने लोग, चाहे लालू जी के बेटे जो है तेजस्वी जी, रामविलास जी के बेटे जो है चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत जी, और भी जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, अमित शाह जी के बेटे जो जय सिंह यादव जी, उनकी पहचान पिता ही रहा। तो ऐसा बात नहीं है कि मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ कि प्रभुनाथ सिंह जी से मुझे बेनिफिट मिला। हर बाप को, मेरे बेटा को हमसे फायदा मिलेगा, ये तो पारंपरिक है, ये तो होना ही है। तो पिता का फायदा मिलने के बाद अपने कर्मों पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया, इसलिए मुझे उम्मीद था कि अपने पिता का नाम रोशन करूंगा। अच्छा, आपने बिना किसी सरकारी पद या किसी भी मंत्रालय के नेता रहे बगैर लोगों के दिलों में कैसे मतलब छा गए? और मुझे तो लगता है कि बिहार में या पूरे इंडिया का मैं अगर यूथ आइकन बोलो तो आप हो। आपको जो लड़के हैं ना वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, एक भीड़ उमड़ पड़ती है। कारण क्या है कि मैं अपने अंदर अहंकार जो समझती है, एटीट्यूड, उसको मैं अपने अंदर नहीं रखता हूँ। मैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस लेता हूँ। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं एमपी का भतीजा हूँ, विधायक का भतीजा हूँ, छोटा भाई विधायक है, इतने बड़े परिवार से हूँ। मैंने कभी सोचा है? मैं हमेशा नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था और वही हुआ। जब क्रिकेट खेलते थे शाम के समय, जब क्रिकेट बंद हो जाता था तो इतना समोसा, इतना मिठाई हम लोग मंगाते थे। एक ही फील्ड में, चाहे वो गरीब के बच्चे हो चाहे अमीर के बच्चे हो, हम लोग सभी एक ही साथ खाते थे। और उसी कारण जो बच्चे थे मुझे पसंद करते थे कि भैया में कोई एटीट्यूड नहीं। आज आप जाइएगा तो बड़े राजनेता जो हैं, चाहे बड़े विरासत वाले जो बेटे हैं, उनसे टाइम भी लीजिएगा तो आपको 2 घंटा बैठाएंगे, फिर कुर्ता पैजामा पहन के आएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, उनका गार्ड बोलेगा कि साहब बुला रहे हैं। लेकिन मैं वैसा, मैं हाफ पैंट पे ही रहता था, मैं टी शर्ट पे ही रहता था। तो मैं प्रयास करता था कि नहीं, मैं उधर बच्चों से मिलना है, और उस काम से वो लड़के प्रभावित होते थे, काम हो चाहे नहीं हो। लेकिन मेरी जो अदा थी उनको प्रभाव करता था, और यही प्रभाव था कि उनके दिल में मैं बसा। कहीं ये सब आपकी राजनीति में आने की तो तैयारी नहीं चल रही है? राजनीतिक परिवार से था ही, तो मतलब आपको खुद राजनीतिक परिवार से मैं इस पर चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन एनडीए से मेरे परिवार में 2 टिकट मिला, चाचा जी को और भाई का, और मैं भी प्रयास कर रहा था, लेकिन असफल हूँ पार्टी का। लेकिन फिर भी मन में जो है, मैं राजनीति इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहता हूँ। मैं राजनीति उन गरीब बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जिनके साथ मैं बैठा हूँ, जिनके साथ मैं उठा, उनका दुख दर्द को समझाऊँ। कि मैं तो आर्थिक मदद उन लोगों को अपने पैकेट से करते रहूँगा पूरे ज़िंदगी भर, लेकिन सरकार का अगर फंड जाता है वो मदद दोबारा डबल हो जाएगा। इसलिए मैं राजनीति करना चाहता हूँ कि उनके बीच में रहूँ। वो लड़के जो क्रिकेट खेलने से वंचित थे, कि मैं सदन में आवाज़ उठाऊँ, मैं सदन में उनकी आवाज़ बन के गूंजूँ, लेकिन शायद अभी समय नहीं आया है। लेकिन परिवार के लोग गए हैं, मुझे उम्मीद है कि उनकी आवाज़ वो उठाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात जानिए, सोशल मीडिया पे आप बड़ा प्रखर होके, एकदम मुखर होके अपनी बातों को रखते हैं, ये जज्बा, ये हिम्मत कैसे आया बिना किसी पद के? कारण क्या है कि मैं दिल का साफ आदमी, इसलिए मेरा थोड़ा नसीब भी खराब है। तो दिल के छली होते हैं, उनका नसीब दिख टिप चमक जाता है। और दिल के जो साफ होते हैं उनको बहुत मुश्किलों को सामना करते हैं। मैं फैक्ट हूँ, मैं जो भी बात हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा, मैं मुंह पे बोलना पसंद करता हूँ। मैं किसी के पीछे में बात करना पसंद नहीं करता। मेरे लाइफ का कितना भी अच्छा व्यक्ति अगर चला गया हो तो मैं उसके बारे में पीछे में बात नहीं कर सकता हूँ। और मैं अपनी आवाज़ बेदखल कारण किसी भी मुद्दे पर, अगर मुझे लगता है कि नहीं ये गलत है, मुझे इस पर बोलना चाहिए, तो मैं बोला हूँ। उसके लिए मुझे परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं उस परेशानी से आज भी नहीं डरने वाला हूँ। अगर वैसा कुछ भी होता है तो समाज में सबसे पहले युवा सुधीर समाज को आवाज़ और संदेश देने का काम करेगा। वैशाली, दरभंगा, सहरसा, औरंगाबाद, बेगूसराय, ऐसे पता नहीं कितने तमाम जिले हैं जहाँ पे लोग अगर आपको एक बार बुलाते हैं किसी परेशानी में तो आप तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। मतलब ये ताकत, ये हिम्मत, ये कहाँ से आया? देखिए, सबसे बड़ी में अपनी सोच होनी चाहिए जी। मेरी सोच ही है कि मैं नौजवानों से जुटूं, और मेरी सोच है कि उनके दुख दर्द में शामिल हो, और मेरे जाने से उन्हें खुशी मिलती है तो मैं उस लायक हूँ, मैं जा सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ।
और कहीं दुख भी होता है, कहीं बच्चों कहीं ऐसा होता है कि बच्चे टूर्नामेंट कराते हैं, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं मस्जिद का निर्माण हो रहा है। अगर उसमें सहयोग हो तो उसमें सहयोग करके मुझे खुशी होती है, चैन के रात को मुझे चैन का नींद आता है। मैं सोचता हूँ कि पैसे रखने से इंसान का सबसे बड़ा धन होता है तो शमशान में भीड़ जाती है और सबके आंख में आंसू होते हैं, वो सबसे बड़ा धन है। ये पत्थर, ये तो पंखे हैं, मेरे मर्सिडीज तो सबको ये लौटे डाला। ऐसा होता है, उसी तेरे लिए मेरे पिता जब डेथ हुए थे तो लाखों लोग वहाँ पे सब शमशान में पहुंचे थे, तो वो मेरे पिता के असली कभी नहीं थे। बाकी ये पैसे धन सब तो छोड़ के चले गए। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी उनके जब तरह कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे ले जाएं तो उनको लगे कि हाँ सुधीर सिंह गया है। इसीलिए मैं लोगों के बीच में जुटा रहता हूँ जहाँ लोग बुलाते हैं। अब पहले तो सारंगी राजनीति करता था, अब तो बिहार और झारखंड और यूपी में भी जाता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से दर्शकों से कहना चाहूँगी कि मैं भी अभी तक सोशल मीडिया पर जिन युवराज सुधीर सिंह को देखती थी तो मेरी नज़र में भी एक बाहुबली, एक दबंग वाली छवि वाले युवराज सुधीर सिंह देखते थे। लेकिन आज जब वो मेरे बगल में बैठे हैं और पॉडकास्ट हो रहा है, उनकी बातें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सच में उनके अंदर बहुत संवेदनाएं हैं, वो बहुत संवेदनशील हैं और लोगों के मर्म को समझते हैं और लोगों तक कनेक्ट होते हैं। इसलिए शायद इतने यूथ जो है उनका उनके साथ एक फोटो, उनकी एक झलक के लिए मरते हैं। क्या सही बोल रही हूँ ना मैं? बिल्कुल भी। देखिए मैडम, बाहुबली वो होते हैं, बाहुबली पिक्चर तो देखी मैं कितने बार कह चुका हूँ कि जो लोगों का काम करते हैं। चोर चुहार बाहुबली को नहीं कहा जाता है। जो चोर चुहार होते हैं उनको बाहुबली नहीं कहा जाता। लोगों का वर्क करते हैं, लोगों के लिए सदन में लड़ते हैं, लोगों के लिए रोड पे लड़ते हैं, उनको बाहुबली कहा जाता है। और वो बाहुबली जो नाम होता है वही लोग देते हैं। आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, तो क्या उस बाहुबली कहीं से छवि दिखा है कि उनका चोर चुहार का छवि था? हाँ, जरूरत पड़े तो समाज के लिए लड़े हैं, समाज के लिए जूझे हैं, समाज के लिए जेल यात्रा तक मेरा परिवार किया है। हम लोग इससे भी पीछे कभी नहीं हटे। समाज में ही जीना और समाज में ही मरना। तो बाहुबली कहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई कहता है किसी बाहुबली कहकर उसे संतोष मिलता है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कभी ऐसा लगा कि सोशल वर्क करते करते या लोगों की सेवा करते करते अब थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, अब हार मान गया? नहीं, ऐसा मैं कभी महसूस नहीं हुआ। यानी कुछ देर के लिए अलग थोड़ा सा होता हूँ, लेकिन वो देखी नहीं है कि जो दानवीर कर्ण का नाम सुनी थी, राजा बली का नाम सुनी थी, उनको लोग लाख समझाते थे कि ये मत कीजिए, दान मत कीजिए, लेकिन कुछ क्षण के लिए रुकते थे, लेकिन जो कर्म था वो अपना करते ही थे। ऐसा ही मैं हूँ कि मुझे समझाते समझाते मेरे पिताजी हमेशा समझाते थे कुछ पैसा बचाओ, कुछ ये करो। बड़े पापा भी कहते थे, मेरी वाइफ भी कहती है, मेरी माँ भी कहती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई रोते हुए आएगा तो मैं उसका हाथ जरूर थामूंगा। मेरे पैकेट में अगर 10 रुपया रहेगा तो भी निकाल कर देने का क्षमता रखता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पे समाज सेवा करने वाले लोग और जमीनी स्तर पर समाज सेवा करने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है, जमीन पे जो सेवा करते हैं, आज के डेट में सच पूछिए तो राजनीति वैसा हो गया मैडम। अब तो वो लोग सदन में जा ही नहीं पा रहे कि जो सचमुच ग्राउंड पे सेवा करता है, उनको तो रोक दिया जा रहा है। आज तो पैसा चला जा रहा है सदन में, पैसे से लोग टिकट खरीद ले रहे हैं, पैसे से लोग वोट खरीद ले रहे हैं। और पहले के लोग थे पैसे पर कम ध्यान देते थे, वर्कर और कार्यकर्ता बनाते थे। कि नेता अगर देहात में जाता था तो लोग पता करते थे कि हमारे नेता आने वाले हैं। वो मोटरसाइकिल जोड़ कर रखते थे, काफिला जोड़ कर रखते थे, उनके आगे पीछे उनको न्योता कराते थे। लेकिन आज के तो लोग को पता चल जाएगा नेता आ रहे, हमारा उससे काम मतलब बटे। तो पैसों में और ग्राउंड में ही अंतर है। और ग्राउंड पे जीने वाले व्यक्ति हमेशा ही दिलदार होते हैं। और पैसा तो कोई पैसा कमा के अगर तो सोना का मुकुट कोई खरीद ले, और लेकिन सोना के लिए सोना बनना वो बड़ी बात है। और वो सोना ग्राउंड के लोग ही बन सकते हैं। मैं ग्राउंड को लोगों को पसंद करता हूँ। मैं वैसे लोगों को पसंद करता हूँ कि रात का किसी का तबीयत खराब हो गया तो 2 बजे रात को वो पहुंचे और जाकर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराए, उसके साथ हॉस्पिटल जाए, उसके परिवार के साथ खड़ा हो। मैं वैसे लोगों को नहीं पसंद करता कि जो टेलीफोन पर सिर्फ कह दे कि हाँ भाई हम डॉक्टर साहब के कह दिले बनी सब व्यवस्था हो। मैं वैसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। समाज सेवा के नाम पर यहाँ बिहार में, स्पेशली बिहार में, कई ऐसे गिरोह में बोलूँ, कई ऐसे संस्था में बोलूँ, जो ठगी कर रहे हैं, पैसे लेके कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कोई संदेश? निश्चित ऐसे लोगों का अंत निश्चित समय के साथ हो जाएगा। और वैसे पैसे उनके बच्चों को भी काम नहीं आएगा। ऐसे काम नहीं करना चाहिए आदमी को। मेहनत का पैसा जो होता है उसको खा के देखिएगा, उसका मजा कुछ अलग होता है और लूट का पैसा कुछ अलग होता है। तो लूट का पैसा का अंत होता है और मेहनत का पैसा में आदमी हर चीज से जूझ कर मेहनत करके पैसा कमाया होता है। वैसे संस्थाओं पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए
वैसे लोगों का लिस्ट आउट होना चाहिए और उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आपकी नजर में है कोई ऐसा? बहुत सारे लोग हैं, एक दो आदमी का नाम क्या बताऊं मैं। बिहार में तो हमको लग रहा है कि बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया के आर पे पैसे कमा के रखे हुए, उस पैसे का दुरुपयोग अपने यासी में करते हैं, बिना कि गरीबों की सेवा में करते हैं। और वैसे लोगों को अगर सरकार लिस्टेड करती है, मुझे नीतीश जी से बहुत विश्वास है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि नीतीश जी को मैं राजनीतिक आदर्श मत, आजकल तो थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, वो कुछ याद नहीं आता है, लेकिन वो पहले बिहार के ऐसे सीएम है कि जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, वो दूसरों के लिए करते रह गए। और आज वो स्वस्थ रहते तो निश्चित एक स्वस्थ बिहार होता। जैसे दिल्ली और मुंबई में लोग सुखी थे, बिहार के लोग जैसे हरियाणा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, तो हमको विश्वास था कि 2-4-10 साल और नीतीश जी रहते तो हरियाणा और बिहार के लोग, दिल्ली के लोग वापस आकर बिहार में फैक्ट्रियां लगती, बिहार में बाहर होता। लेकिन देखिए अब क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा इस समय क्या राजनीति किस दिशा में चेंज होता है। आपको मैंने देखा कि अक्सर आप भोजपुरी कलाकारों के साथ काफी संलिप्तता रहती है, उनके साथ घूमना फिरना, उन्हें इवेंट्स में बुलाना, उन्हें तवज्जो देना, उनको एक पहचान दिलाना, मेरे कहने का ये मतलब है। तो जिस कलाकार पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी से दगा मिली। नहीं, मुझे दगा नहीं मिला है किसी से। उस दौर ने आपको क्या सिखाया? मुझे किसी से दगा नहीं मिला। मैं गलत का विरोध करता हूँ, चाहे वो गलत इंडिया के कितना भी बड़ा कलाकार अगर करे तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं हूँ। और दगा क्या होता है, ना तो मेरी म्यूजिक कंपनी है और ना तो मुझे गाने आता है, ना तो मुझे नाचने आता है, तो वो मुझे क्या दगा देगा। मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है, उनका प्रोफेशन कुछ अलग है। हाँ, प्यार है, मोहब्बत है तो आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप गलती पे गलती करे जाइएगा तो निश्चित है मैं लिप्त हो जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप जैसे लोगों के साथ खड़ा नहीं मिले। पवन सिंह के लिए बोल रहे हैं? मैं, आप जिसके लिए सोच लीजिए, आप जिसके लिए सोच लीजिए। मैं पवन सिंह के बारे में ही, वैसे किसी भी कलाकार के बारे में बोल रहा हूँ, मैं पवन सिंह के लिए भी स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप होंगे कितने बड़े भी स्टार, लेकिन आप गलती करेंगे तो ये भाई आपको नहीं क्या गलती है आपको? क्या उनकी मुझे गलती लगता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करता है? अपने लाइफ में। महिलाओं को, अच्छी इंसान तो अच्छे हैं वो, कमिटमेंट के पक्के हैं वो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ जो किए, मैं दुखित रहता हूँ। एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा बात भी वो नहीं माने, और इसके लिए मैं शायद उस समय तक उनको नीचे दिखाता रहूंगा कि जब तक महिलाओं का सम्मान करना वो सीखे नहीं। बट उनकी तरफ से तो स्टेटमेंट आया था ना कि ये कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही है, फिर उनकी वाइफ ने ये जानबूझ के किया, ये पूरा कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट किया गया। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर घर पे आने की क्या जरूरत है, और इतना तंत्र करने की क्या जरूरत है? पवन को बुरा मुझे इसलिए नहीं लगा, जब कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही थी तो काराकाट में जब ये सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको ज्योति सिंह को नहीं बुलाना चाहिए था। उस समय भी कोर्ट में प्रक्रिया चल रही थी, उस समय मैडम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही, तो वो ज्योति सिंह को बुलाकर वोट मंगवाते हैं, तो मुझे वहां लगा कि वो गलत है। और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है तो सचमुच कोर्ट का मैं न्यायालय का इज्जत करता हूँ, लेकिन आपने भी न्यायालय का अवहेलना किया था। जब ज्योति सिंह को आपने काराकाट में एमपी के चुनाव में वोट मांगने के लिए मैं कहा था, तो फिर ज्योति सिंह अगर अपने हक की बात करती है तो दे देना चाहिए यार, इतना पैसा तुम्हारे पास है। एक महिला को अगर 2 करोड़ रुपया दे देते हो, उसके फ्लैट दे देते हो, उसके साथ नहीं रहना है तो आप मत रहो, लेकिन उसका हक तो दे दो। क्यों समाज से महिलाओं का बददुआ ले रहे हो? महिला हितैषी युवराज सुधीर भैया तो हैं, ये तो मुझे आज पता चल गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अभी आपने विरोध में पवन सिंह के बोला, आपने पोस्ट भी किया है, आपने काफी स्टेटमेंट भी दिया है, लेकिन इधर हाल फिलहाल से 1 वीक से मैं देख रही हूँ कि आप पवन सिंह के सपोर्ट में भी लिख रहे हैं। देखिए विरोध, लोग मैंने उसमें कहा है, आपने देखा नहीं, मैंने मेरे को पारिवारिक मामलों में खटास आई थी और आनी भी चाहिए, लेकिन पवन सिंह का कोई जान मारने की बात करे, पवन सिंह को कोई धमकी दे, तो आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरा छोटा भाई है, नाराजगी घर की है, बाहर के लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। आप किससे प्रोटेक्ट करेंगे? निश्चित है पवन सिंह, 100% पवन सिंह। लेकिन घर में अगर बड़ा भाई हूं, अपनी पत्नी को दुख दे रहा है, तो बड़े भाई होने के नाते मैं जरूर डांटूंगा, जरूर कुछ कहूंगा, ये बड़ा हक है। आप लोगों के बीच फिर बात हुई कि नहीं? देखिए अभी तक तो हमारी कोई बात नहीं, उस मैटर के बाद, ज्योति के मैटर के बाद कभी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे मालूम है वो बिंदास आदमी है, और आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो ज्योति का मामला सॉर्ट आउट करेगा। जिस दिन वो सॉर्ट आउट करेगा तो मैं सबसे पहले लखनऊ पहुंच के उसको मिठाई खिलाऊंगा। फोन वायरल कॉल और जाति उकसावे की राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए जाति राजनीति सच पूछिए तो यूट्यूब फेसबुक पर होगा, अगर
आम लोगों के बीच में रहने वाले लोगों से पूछिएगा तो मेरे साथ में ही रहने वाले लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। लेकिन यूट्यूब फेसबुक वाले कुछ लोग जो चंद है जो ग्रुप बनाकर पैसे कमा रहे हैं, उस चीज से पैसे वो कमाते हैं। क्या करते हैं, यादव को कुछ कह देंगे, राजपूत को कुछ कह देंगे, ब्राह्मण को कुछ कह देंगे, अति पिछड़ा को कह देंगे। लेकिन मैडम सच ये है कि उससे वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सुधीर सिंह का एक भी चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जानता हूँ कि मेरा भी खून लाल है और सभी जाति का खून लाल है। और ये तो शिक्षित देश हो चुका है, यहाँ हर लोकतांत्रिक देश चुका है, सभी लोग का बराबर का हक है। लेकिन हाँ, कोई अगर गलत करेगा तो मैं गलत कहने से बाज भी नहीं आऊंगा। इसके लिए अगर मुझे जातिवाद का टैग लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लाइव आकर आप खेसारी लाल को कभी धमकाते हैं तो कैसे कर लेते हैं ये सब? आपको कभी कोई धमकी ऐसा कुछ ऊपर से नहीं कोई? मैंने कभी कोई धमकी सब नहीं देखी। खेसारी का वो वीडियो मैं फिर बताऊँ, मेरे भाई के शादी के टाइम का वीडियो था। और उस समय खेसारी मेरे बहुत क्लोज हुआ करते थे, भले वो माने चाहे नहीं, और लेकिन बहुत क्लोज हुआ करते थे हम लोग एक दूसरे से। बहुत वो बात करने का तरीका जो था, खेसारी जानते थे कि मैं मजाक लहजिया मजाक तरीका से कह रहा था। लेकिन जब मैंने अश्लीलता का विरोध किया, गंदगी का गाने का विरोध किया, तो उस 45 मिनट का ऑडियो को काट के 7 मिनट का कर दिया गया। और कुछ खेसारी के साथ में रहने वाले लोग जो थे, इस चीज को देकर और उनको समझाया गया कि यादव जाति का परसेंटेज 14% है। अगर इस जाति का सपोर्ट मिलता है तो आपका व्यूवर्स बढ़ेगा। आप लेकिन आप चेक कीजिएगा 2017 का पहले खेसारी का व्यूवर जो था वो 20 से 22 लाख जाता था। हमसे विवाद करके उनको फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। पैसे के मामले में फायदा हुआ, लेकिन सुधीर सिंह को कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कोई चैनल मोनेटाइज नहीं किया। वो अपनी जाति को संदेश देते थे। लेकिन आज उनको पता चल गया, जब वो इलेक्शन लड़ने आए थे तो उनको पता चला कि जातिवाद कितना बड़ा भारी पड़ा उनको। जब इलेक्शन हार के उसी छपरा से वापस चले गए जिस छपरा के धरती को वो पैदा हुए। ये जातिवाद उनको कितना बड़ा। और उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमें लोगों ने बता दिया कि हम जातिवाद परिवार से नहीं है। मेरे घर में 2 विधायक आया, एक चाचा और एक मेरा भाई। लेकिन खेसारी जी छपरा के धरती से, जिस छपरा के धरती पे पैदा हुए थे, उसी छपरा के धरती लोगों ने बता दिया कि आपको पहले जातिवाद छोड़ना होगा, फिर छपरा फ्रेश होके आइए, हम लोग आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले उनको जातिवाद छोड़ना पड़ेगा। वहां गाना बजाने के लिए जातिवाद कीजिए। समाज में जातिवाद कैसे कर सकते हैं? समाज के सभी लोगों को, उचित वर्ग को, सबको एक समान। मेरा भाई जो मांझी से जीता है और जातिवाद करता है तो सिर्फ राजपूत जाति के वोट से कैसे एमएलए हो जाएगा? मेरे चाचा जो जीते हैं वो कैसे एमएलए हो जाएंगे? लेकिन खेसारी जी जो हारे हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे यादव के बूथ वहां से नहीं हार गए। क्या कारण है? जिस दिन उनकी रैली निकली हुई थी, तरह तरह के बात ये सोशल मीडिया पे या कुछ न्यू यूथ के लड़के जो है, उनको चुनाव हराने में उन्हीं की जाति के लोगों का हाथ है। तरह तरह के गरीब पे ठेला पलट देना, साइकिल छीनना, लोग देखते हैं इस चीज को। शांति से भी आपकी रैली निकल सकती थी, आपको लोग प्यार करते थे। वो छपरा की धरती आपके, जहां पे आप जन्म लिए, और वहां पर ऐसा काम कीजिएगा तो फिर चुनाव से वंचित हो जाना पड़ेगा। सदन में लोग नहीं जाने दिए, लेकिन आपको मुंबई जाना पड़ा। अपने सीनियर कलाकारों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह देना, राम मंदिर के बारे में। दिनेश राम मंदिर के बारे में कुछ कह देना। आपने तो सिर्फ क्या कहें कि आपने तो सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया, लालू यादव जी के पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा दिया, राजद को भी नुकसान पहुंचा दिया। आपके वर्षन से राजद को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इतने कम सीट पर अगर आरजेडी पार्टी रह गई तो हमको लगता है खेसारी जी का स्टेटमेंट ठीक था। उनको इस टाइम में स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था, जिस कारण से लालू जी के पार्टी को भी नुकसान हुआ। जो पार्टी क्वालिफाइड पर रह गई, किसी टाइम में 70-75 सीटें आती थी, आखिर क्या हुआ? सोशल मीडिया का युग है, लोगों ने वायरल किया, उस लोग चीज सुनते गए, चले गए, और वोट 2 दिन में सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए, और जातिवाद का जो टैग लगा हुआ उसको हटा दीजिए। अगर हम पर जातिवाद का टैग लगा रहता तो मेरे परिवार में 2 एमएलए नहीं रहते, और आप पे जातिवाद का टैग था, इसीलिए छपरा के लोगों ने आपको हरा दिया। फिर उन्होंने कभी कॉल वॉल या कोई मैसेज, कोई माफी? खेसारी जी की पत्नी से मेरी बात होती है, ये सत्य है। मैं सोशल मीडिया के जरिए कहता हूँ, चंदा जी से मेरी बात होती है। वो बहुत ही अच्छी लेडी है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी संस्कार दी हुई है, और उन्हीं के कारण खेसारी जी के पास आज लक्ष्मी टिका हुआ है। जब पत्नी अच्छी होती है तो उसमें पुरुष बढ़ता है। इसलिए मैं चंदा जी को धन्यवाद देता हूँ, अपने पूरे परिवार को संभाल के रखी हुई है। और खेसारी जी की जगह पर अगर चंदा जी अगर चुनाव लड़ती तो शायद ज़्यादा बेनिफिट होता।
शायद वो चुनाव जीत जाते, क्योंकि उनका बात करने का तरीका, उनका बात करने का सब कुछ अलग है। और खेसारी जी के अंदर से थोड़ा सा एटीट्यूड, वो भीड़ देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि सब मेरा ही वोट है। उनको अंदर का लगता है कि अरे ये तो लोग मुझे देखने, अरे खेसारी जी आप हीरो हैं, पवन जी आप हीरो हैं, लोग आपको टीवी पे देखे हैं, लोग आपको नहीं देखे थे, देखने आए थे, सेल्फी खिंचवा के चले गए। लेकिन वोट की अगर कामना करते हैं तो ऐसा कर्म कीजिए कि लोग आपको वोट दें। तो वोट के लिए फिर आपको ग्राउंड पर रहना पड़ेगा, लोगों का मदद करना पड़ेगा। अब हेलीकॉप्टर से उतर के आइएगा, सीधे MP MLA बन के चले जाइएगा तो एक ही टर्म जा सकते हैं, फिर दूसरा का टर्म लोग सोचने लगेगा। ये बिहार की जनता है, यहाँ बड़े बड़े राजनेता पैदा हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुआ, यहाँ से काफ़ी लोग निकले हुए, यहाँ पर समझदार लोग काफ़ी, यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS निकलता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा IIT में लोग जाते हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत होते हैं, लोग समझदार हैं यहाँ के। और आज के सोशल मीडिया के युग में यहाँ तक गरीब अति पिछड़ा के स्तर के लोग भी, अगर 1000 का मोबाइल उस पर भी लोग देखते हैं, उसको लोग सुन के समझते हैं कि कौन अच्छा है। और चेहरे की पहचान बताती है कि स्वाट किसके अंदर है, स्वाट किसके अंदर नहीं है। खेसारी का चेहरा कैसा है, पवन का चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, ये तो सामने वाला बता देगा देखकर कि किसके अंदर स्वाट छिपा हुआ है, कौन बनावटी बोल रहा है और कौन ओरिजिनल बोल रहा है। ऐसा करके देख, पवन सिंह गए थे चुनाव लड़ने के लिए, मैं उनके मदद पे खड़ा था, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। शुभकामना है कि आने वाले दिनों में कुछ जहाँ से लड़ने का मूड बनाए हुए, 1-2 साल पहले ही से ऐसा अच्छा कर्म कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों के बीच में जाकर शादी विवाह, न्योता, गरीब बच्चों का मदद कीजिए, तब ना लोग जानेंगे कि हाँ सिर्फ पवन सिंह के गाना सुनने से लोगों का काम चलने वाला नहीं है, वो मनोरंजन के लिए बना हुआ है। खेसारी जी के गाना के सुनने से लोगों का काम, यहाँ गरीबी है, लोगों के दुख में शामिल होना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, लालू जी, तेजस्वी जी लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, इसलिए बिहार की जनता उन्हें बड़े पार्टी के रूप में बनाई हुई है। मैं प्रभुनाथ बाबू का भतीजा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्रभुनाथ बाबू के नाम पर जीत जाऊँ? मुझे वैसा कर्म पर करेगा मैडम, तब जाकर मैं MLA MP बनूंगा। अगर हम लोग ऐसा कर्म नहीं करेंगे तो भारत की जनता यहाँ राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी नीचे दिखाने में बाज नहीं आई है। आपने बताया कि आप दिल से सोचते हैं, तो ये आपकी कमजोरी है कि ताकत है? ये ताकत, दिल से वही सोचते हैं जिनके पास दिल है। दिमाग से वो सोचते होंगे जिनके पास दिल का मिसयूज करते हैं। मैं तो दिल से सोचता हूँ क्योंकि मेरे पास दिल है, इसीलिए लोग दिलदार भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं, और इसीलिए लोग प्यार भी करते हैं। मशरक में बिहार का सबसे बड़ा प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का विचार कैसे आया? पढ़ाई करके दिल्ली से आया था। मैंने पहले भी आपको बताया कि पॉलिटिकल परिवार से था मैं। मेरे बड़े पिताजी का बहुत नाम था, प्रभुनाथ बाबू देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते थे, बड़े पेट्रोलियम के चेयरमैन, पटीसीओ कमेटी के चेयरमैन, 4 बार सांसद होना, अपने जदयू जो भी पार्टी है उसके संसदीय दल के नेता होना। तो मैं सोचता था कि उनसे बड़ा नाम तो हो ही नहीं सकता था, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं एक अलग ट्रैक लूँ। तो मुझे लगता था कि बिहार में उस समय BCI क्रिकेट में बहुत झमेला चलता था, आदित्य नारायण वर्मा और अजय नारायण से। तो बच्चे जो हमारे थे वो दूसरे अदर स्टेट से खेला करते थे, जाके कोलकाता से खेलते थे, झारखंड से खेलते थे, उड़ीसा से खेलते थे। लेकिन बिहार में झगड़ा, आपसी बात के चलते बिहार के प्रतिभाओं को मारा जा रहा था। तो हमने सोचा कि चलो भाई प्रतिभा नहीं, लेकिन शुरुआत तो करते हैं। और वही शुरुआत के कारण है कि साकिबुल गनी जो लड़का आपके सामने खड़ा है, जो IPL में गया, मनीष गिरी, सबीर, मुकेश कुमार, सोनू गुप्ता, प्रशांत सिंह, ऐसे दर्जनों गरीब के बच्चे जो थे, उन्हें क्रिकेट, मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था, एक मंच दिया था। उस मंच के सहारे इन्होंने अपने प्रतिभा को जागृत किया, और बिहार ही नहीं अदर स्टेट के लड़के भी देखे, इनको बाद में मौका मिलने लगा, ये रणजी जैसे मैच खेले, और भगवान के दया से आज आपके सामने ये बच्चे हैं बगल में बैठे हुए। मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि इंडिया टीम में खेले, अपने देश का नाम रोशन करें। इससे बड़ा उपलब्धि मुझे क्या दे सकता है? तो आप और बच्चे, आप नहीं चाहते कि आगामी भविष्य भारत के और ऐसे बच्चे जो हैं ऐसे प्रतिभा निखर के आए, कुछ कोई इंस्टीट्यूट क्रिकेट का, कोई अकेडमी, ऐसा? जिम्मेवारी बहुत था, फादर के डेथ होने के बाद बहुत सारी जिम्मेवारी आ गई। तो दूर तो मैं खेल से दूर तो हो ही नहीं था। कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैन के जो खून में खेल होता है, तो अभी भी मैं घर पर आता था तो नाइट मैच, आप मेरा वीडियो देखिएगा, नाइट मैच में बच्चों के साथ खेला करता था।
मेरे फादर के डेथ के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ी विरासत की जिम्मेवारी, वो मुश्किलें पैदा करने लगी। फादर रहते थे, जेल में ही थे, तो काफ़ी हैंडल होता था। दो छोटा भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो छोटे भाई ये ना समझे कि भैया यानी हम लोग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए थोड़ा सा शांत हो गया। मैं सच पूछिए तो आज भी मेरा मन स्पोर्ट्समैन है। मैं स्पोर्ट्स को बहुत ही अपने दिल से मानता हूँ, क्योंकि मैं पूरी 100% इस स्पोर्ट्स को दिया हूँ। और लगभग इस उम्र में भी अगर कोई मुझे कहे कि क्रिकेट का बैट लेकर आप ग्राउंड में जा सकते हैं, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कोई कह दे कि अगर पॉलिटिक्स और क्रिकेट में से क्या चुनना है, तो मैं क्रिकेट को ही चुनूंगा। मैं पॉलिटिक्स को उसी समय छोड़ दूंगा। तो अभी आप ना तो क्रिकेट खेले हैं ना राजनीति में गए। राजनीति में खुद को अलग करने की घोषणा क्यों कर दी आपने? मुझे लगा कि मेरे परिवार में मेरे चाचा जी, मेरा भाई, ये लोग मान लीजिए कि राजनीति में आ ही गए हैं, तो एक परिवार से कितने लोग राजनीति करेंगे, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं सोचा कि चलो भाई और चाचा जी हैं, लोगों का सेवा कर ही रहे हैं, तो मैं भी उनका समर्थन करूंगा। और मुझे आशा है कि छोटा भाई रणधीर एमएलए हुआ है, तो मेरी बातों को, जो मैं कहने वाला था सदन में, वो मेरी बातों को समझेगा और मेरी बातों को निश्चित ही सदन में आवाज़ उठाएगा। तो क्या ज़रूरत है कि सदन में मैं गया या मेरा भाई गया की बात। आप जब घोषणा कर दी कि मैं राजनीति से पीछे हो रहा हूँ, तो आपके विरोधियों में एकदम खुशी की लहर हुई, वहीं समर्थकों में एकदम निराशा। है, ये बात तो सही है कि विरोधी जानते थे कि अगर मैं राजनीति में आ गया तो निश्चित था कि वो जानते थे कि ये दिल का साथ आदमी है, ये लोगों का मदद करता है खुलकर, और वो हमेशा अपनी बातों से भ्रमित कराते थे। उनको लगता था कि आने वाला दिन टाइम खराब हो जाएगा। तो हर्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं इससे त्याग दिया हूँ। अगर सारण में अगर काम करते हैं मेरा भाई, मेरा चाचा, जितने लोग भी जीत कर गए हैं, तो मैं इनके साथ हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये ढीला पड़ रहे हैं, तो सारण की जनता अगर कहेगी तो निश्चित है मैं चुनाव लड़ने से। ऐसा थोड़ा है कि मैं राजनीति को अपने शरीर से निकाल दिया हूँ। आज भी घूम रहा हूँ, आज भी लोगों के बीच में जाता हूँ। तो राजनीति है क्या? लोगों से मिलजुल। हम लोग के यहाँ जो कहा जाता है ईटिंग मीटिंग, खाना खाओ, लोगों से मिलो, उसी को राजनीति कहा जाता है। एक दूसरे के बात को समझो। मैं तो डेली मेरा सोशल आईडी अब चेक करती होंगी, पहले सारण ही जाता था, अब तो औरंगाबाद, राजगीर, नालंदा, नवादा, पटना जैसे शहर में भी घूमता हूँ। मैं यहाँ के भी लोगों का प्यार पाता हूँ। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी चुप्पी, एकदम चुप हो गए, और एकदम सेंटिमेंटल पोस्ट भी आपके फेसबुक पे लगातार आ रहे थे। एक सेंटिमेंटल पोस्ट था, थोड़ा सा दुख पहुंचा था। इतना साल से मेहनत कर रहा था, और जब भी कोई मेहनत करता है, दिल से मेहनत करता है, सफल हो जाता है, तो चुप हो जाना ही उचित होता है। मैं चुप हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैंने सोशल आईडी पे अपने परिवार के लोगों के लिए वोट मांगा। मैं गया जरूर नहीं, कुछ न्यायालय का मुकदमा था जिसके चलते मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैं मिथिलेश तिवारी जी के लिए, पप्पू पांडे जी के लिए, मंजीत सिंह जी के लिए, सुभाष भैया के लिए गोपालगंज जिला में जाकर निश्चित था कि मैंने देखा गोपालगंज, कुचाई कोट और बैकुंठपुर में चुनाव प्रचार आपने किया, कैसा अनुभव रहा? निश्चित वहां पर जो तनाव था, खास करके ब्राह्मण और राजपूतों में, उस तनाव को मैं दूर करा कर एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए बोला, और मिथिलेश तिवारी जी काफी वोटों से जीते वहाँ। जहाँ जहाँ आप गए वहाँ जीत तो वहाँ हुई पर है। जीत हमारी हुई। इस चीज के फायदा मेरे, ये सहयोग है कि जनता का विश्वास? ये मुझे मेरा विश्वास है। मुझे विश्वास था कि अगर मैं जाऊंगा, कि लोगों ने मेरा काम देखा है। बैकुंठपुर जो था वो मसरक बनियापुर का बॉर्डर था, तो मैं हमेशा वहां पर जाता था, आता था। तो वहाँ के बच्चे जो थे मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मुझे लगता था कि यहाँ का तनाव मैं दूर करूँ। ब्राह्मण में और राजपूतों में जो तनाव चल रही थी, मेरे जाने से दोनों एक हो गए, और मिथिलेश तिवारी के पक्ष में मतदान हुआ। जहाँ बरौली में मंजीत सिंह जी चुनाव जीते, वहीं मिथिलेश तिवारी जी बैकुंठपुर से भी चुनाव जीता। क्या भविष्य में आप खुद चुनाव लड़ने की संभावना से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं, या भविष्य में हमको कभी परिवार में आना ही? राजनीति में मैडम रास्ता खुला रहता है। मैं क्यों झूठ बोल दूं कि मैं इनकार कर रहा हूँ। आने वाले में परिस्थिति अगर ऐसी बनेगी तो मैं इससे भी अलग नहीं रहूंगा, लेकिन अभी मैं तत्काल अलग हूँ। कितने साल? मैं बता नहीं सकता, कि किसी का टाइमिंग नहीं होता है। यहाँ पर तो जिंदगी का टाइम ही नहीं मैडम, तो मैं क्या बताऊँ कितने साल। अभी तो 4-5 महीना ही बीतते, देखते हैं समय बीतता है कितना टाइम। ऐसा कोई बात अगर हो जाए कि मुझे लगता है कि नहीं, सारे के लोगों को मिसयूज किया जा रहा है, अगल बगल के लोगों को मिसयूज किया जा रहा है, तो चाहे वो दुनिया के कितना भी बड़ा बलशाली आदमी हो, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, या कोई भी हो।
आज आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, मैंने देखा, एक वीडियो डाला है। आप राजीव प्रताप रूडी जी से बड़ा खफा रहते हैं, क्या वजह है उनसे खफा इतने रहते हैं? मैं देखता हूँ कि देखिए, इतने सालों से वो छपरा के सांसद है, मेरे परिवार के लिए बहुत ही साथ में रहे हैं, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह संदेह है कि मेरे बड़े पिताजी को जो सजा हुआ उसमें राजीव प्रताप रूडी जी की अहम भूमिका थी। मेरा छोटा भाई छपरा से चुनाव लड़ता था, फिर भी वो इंसान उसको चुनाव हरवाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। यहाँ तक कि इस बार भी मेरे छोटा भाई चुनाव लड़ा था, तो राणा प्रताप जो भाजपा जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप तौर पर लड़ रहे थे, उसको राजीव प्रताप रूडी और सिग्रीवाल जी ने ही खड़ा किया था। तो मुझे लगा कि देखिए, ये ऐसे लोग हैं कि जो लोगों का काम नहीं करना देना चाहते। यहाँ तक कि राजीव प्रताप रूडी जी का जब चुनाव था तो उन्होंने 100-150 बार कॉल किया था कि सुधीर जी आप छपरा आकर मतदान के लिए लोगों से कहिए। मैं उनके लिए गया था, मैंने वीडियो पोस्ट भी किया और मैं उनके लिए मतदान करने के लिए कहा भी था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिसके लिए मदद करने जा रहा हूँ वही मेरे लिए भस्मासुर का रोल अदा करेगा। और कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं राजनीति से वंचित हो रहा हूँ तो इसमें राजीव प्रताप रूडी जी का बहुत बड़ा हाथ है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी उभरते हुए नौजवान को सामने लाए। उनको लगता है कि अगर वो टैलेंटेड है तो कहीं छपरा लोकसभा लड़ जाएगा तो मेरा सीट ना चला जाए, उनके मन में ऐसी बातें चल रही होगी। और पूर्व में भी देखिए तो राजीव प्रताप रूडी जी के कलम से आज तक किसी को सफलता नहीं मिली है, वो सबको नीचे दिखाने में कामयाब रहे हैं। जब राष्ट्रवाना संघा की वो बात कर रहे थे, राजपूतों की बात कर रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी कि वही राजीव प्रताप रूडी जो राजपूत के बच्चे जब दरवाजे पे जाते हैं तो उनसे मिलने से इनकार करते हैं और किसी से हाथ मिलाते हैं तो सैनिटाइजर से जो हाथ डिटॉल से धोते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनके बातों को लोगों को बताऊं कि नहीं, ये इंसान अपने लिए सोचता है, ये इंसान समाज के लिए नहीं सोचता है। तो निश्चित है कि राजनीति में मैं उनका विरोध कर रहा हूँ और मरते दम तक अब उनका विरोध करूंगा, मैं उनके साथ कभी नहीं रहूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के पहले नेता जनता के चरण में और चुनाव के बाद जनता नेताजी के चरण में? ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 90 के करीब में जो कर्मठ वर्कर हुआ करते थे, अब जनता भी मेरे ख्याल से क्षणिक लोभी हो गई। मैं सबके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों के बारे में कहूँगा कि क्षणिक लोभी हो गई है। उनको लगता है कि यही मिल रहा है, इसको ले लो, इसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आवाम से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका लोभ का कारण आने वाले आपके बच्चों को नहीं भोगना पड़े, आने वाले आपके फ्यूचर को नहीं। इस चीज़ को बदल दीजिए और इस चीज़ को बदल कर विकास करने वाले के लिए काम कीजिए जो आपके लिए। देखिए, कोई नेता किसी का नून हल्दी और मिर्चा तेल नहीं चलाएगा। अगर आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरे घर का वो सब्जी खरीद के लाए नून हल्दी, तो ये उम्मीद मत कीजिए। उससे उम्मीद कीजिए कि मेरे गांव की सड़कें बने, मेरे गांव में अच्छा विद्यालय हो, मेरे गांव में कोई बच्चा अगर शिक्षित हो रहा है तो उसको एडमिशन में दिक्कत, ये सब उससे उम्मीद कीजिए। अगर ये सब भी कराने में वो विफल है तो समझिए कि आपका मतदान उसके पक्ष में जो आप किए हैं ये बिल्कुल गलत है। फिर नई सोचिए, फिर नए आदमी के बारे में सोचिए। आपके पिताजी दीनानाथ सिंह जी के निधन के बाद लाखों लोगों की मौजूदगी ने आपको कैसा महसूस कराया? आपको इसको भोजपुरी में जवाब देना है। देखिए, सबसे बड़ी बात बेटे कि हम तो सबसे पहले तो अपन बाबूजी खो देंगे। हमें याद नहीं है कि वो लाखों लोग जाए रहे, अपना जरूर करम कि हमारे बाबूजी के उपकरण रहे। उनका मदद जब 4-5 दिन तक हमारा बाजार बंद रहा मसरा कला। देखा हजारों महिलाएं जो हमारे गांव की नई नई पतो मेरे बाबूजी को देखे आई न हो, तो ऐसे पता चल कि हमारे बाबूजी यानी कितना कार्मिक लोग रहस, कितना लोग से जुटल रहस। और जौन कारण भइल कि 2 तारीख 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक लगातार 8 लाख तीनों स्टेट से। तो सबसे पहले तो जौन श्रद्धांजलि तीनों स्टेट के लोग देलक, ये हमारा ऊपर कर्जदार बटे कि हम उ लोग खातिर भी कोशिश करें नहीं अपना बाबूजी जैसन बन, लेकिन वैसन तो हम ना बन पाए कि वहाँ के सब कुछ दुनिया देखले बनी। हमने के एम्बेसडर के गेट फूट खोल के पैदा भइल बनी, सब वहाँ के टायर बैल हाक के अपन सब दुनिया देखले रहे। तो ऐसे दुख समझ, लेकिन हम पूरा प्रयास करें नहीं कि उनका जैसन बड़का बाबूजी जैसन अब बनी। अब देखा था नहीं कि हमने के सफल हो पावत रिसन कि ना। जब अपने ही लोग दर्द दे जाते हैं तब युवराज सुधीर सिंह खुद को कैसे संभालते हैं? मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे नसीब में वो इतना ही देर के लिए था। मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आगे मेरे लिए कोई खड़ा है। ये नहीं कि अगर मेरे साथ कोई चल रहा है तो मैं उसके बारे में गलत सोच लूँ, मैं उसके साथ कुछ गलत सोचने का प्रयास करूँ या गलत करवा दूँ। ये मेरी सोच नहीं है। मुझे लगता है कि ऊपर वाला देख रहा है। अगर मेरे गंदे कर्म हो गए तो निश्चित ही कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, नहीं तो ठीक है, भगवान मेरे
नसीब में मान लीजिए कोई मुझसे फ़ायदा ही उठा कर चला गया, तो जब मैंने उसे बनाया है तो मुझे बिगाड़ने का हक भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आगे मेरा कोई रिलेशन और उससे भी मजबूत रिलेशन इंतजार कर रहा है, और मैं पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखता हूँ, मैं आगे देखता हूँ। ये मेरा प्रयास रहता है। आपने भी बताया कि पवन सिंह और खेसारी को अगर जनता का समर्थन चाहिए, वोट चाहिए, तो जनता के बीच में आना होगा, राइट? तो अभी आपने देखा हो कि विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया, उम्मीदवार जब जीते हुए वक्त उम्मीदवार का जब शपथ समारोह हो रहा था, तो उसमें एक बड़ा अजीब सा मामला सामने आया। जीते उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, उनको शपथ समारोह में देखा गया। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, तो मैं तो सबसे पहले दुखित हूँ कि बिहार में पता नहीं बिहार को क्या हो गया है। मुझे याद है कि लालू जी के टाइम में, मेरे बड़े पिताजी के टाइम में, आदरणीय आनंद मोहन जी के टाइम में, आदरणीय नीतीश जी के टाइम में, रघुवंश बाबू के टाइम में, ये लोग जब सुनने में आता था कि ये लोग किसी एरिया में जा रहे थे तो 50,000 लोग चले आते थे। आज बिहार को क्या हो गया है, बिहार के राजनेताओं को क्या हो गया है? मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे राजनेता हैं, एक दो, कि अगर किसी छपसारन के लिए वो जा रहे हैं, 2000 भी भोट जुड़ाने की क्षमता नहीं उनको। उसके लिए वो कलाकारों का मिसयूज कर रहा है, जिनको राजनीति का ABCD तक की मालूम नहीं है। उनको बुला के वो फिर इकट्ठा करते हैं, उस मंच से अपनी बातों को कहते हैं। क्या हो गया इस बिहार को? यानी लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, राजनेता को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसमें खेसारी और पवन सिंह जैसे कलाकार आते हैं और उस भीड़ को जब अपने गाना के जरिए इकट्ठा करते हैं, तब वो नेताजी आते हैं और मंच से अपनी बातों को कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं नेता कमजोर हुए हैं, नहीं तो जनता आप लोगों को पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए कलाकार को गाना सुनने के लिए आते हैं, मनोरंजन करने के लिए आते हैं। उस मंच के जरिए मैंने बिहार के बहुत ऐसे मंचों पे देखा कि पवन सिंह जाते थे तो जहाँ पर 50,000 का भीड़ होता था, बड़े बड़े राजनेताओं को देखा कि हाथ हिलाते थे, अपने बातों को कहते थे। इसी तरह खेसारी को देखा, उसी तरह मनोज तिवारी जी को देखा, उसी तरह रवि किशन जी को देखा। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारी कलाकार, महिलाएं, एक्ट्रेस, ये लोग आती थी और आकर भीड़ इकट्ठा करती। तो उस एक भीड़ पे ये लोग राजनेता अपनी बातों को कहते थे। तो मैं एक बिहार के सभी राजनेताओं को, चाहे वो किसी भी दल को, क्या बिहार का वो राजनेता जो गरीबों का बेटा हुआ करता था, जो अपने काम के लिए जाना जाता था, क्या वो लोग मर गए हैं? क्या ऐसे कलाकारों की जरूरत पड़ जा रही है भीड़ इकट्ठा करने के लिए? क्या आप लोगों में दम नहीं रहा? क्या आप लोगों के कहने से लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं? क्या कमियां आ गई बिहार में? क्या राजनेताओं में कमी आ गई? ये दोहरा चेहरा क्यों है आपका? ये मैथिली का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने ऐसे स्टेटमेंट उसके वायरल हुए हैं चुनाव के दौरान की, मतलब क्या बोलूं मैं। मैडम कुछ भी है, वो हमारी घर की बच्ची है, नहीं है सदन में। मुझे पूरा उम्मीद है कि 100% उम्मीद है, जो लोग उसको सदन में पहुंचाए, जो लोग उसको टिकट दिलाए, जो लोग उसको सदन में पहुंचाए, वो लोग 100% उसको राजनीति का ABCD भी सिखा दें। और देख लीजिए रवि किशन जी को, पहली बार जब आए थे तो तीसरी बार मनोज तिवारी जी को देख लीजिए। आखिर काम कर रहे हैं ना दिल्ली में। एक आदमी 2 बार अगर 3 बार हो जाता है तो वो टिकट के दम पे भी नहीं जाता, उसका व्यक्तिगत काम भी होता है। तो मैथिली पहली बार गई हुई है, अगर वो काम करेगी तो दूसरी बार भी जाएगी, नहीं काम करेगी तो गायकी की दुनिया में तो उसका नाम है ही, फिर अपने प्रोफेशन में लग जाएगी। ये मेरा दोहरा चरित्र नहीं है। इसी तरह मैं पवन खेसारी के लिए, खेसारी रिजेक्ट हुआ, पवन रिजेक्ट हुआ। मैं तो कहता हूं दोनों को भी लोगों को देना चाहिए एक मौका, इन लोगों को सदन में भेजना चाहिए, तब न पता चलेगा ये काम करने के योग्य हैं कि नहीं है। लेकिन पहले ही लोग पता नहीं इनको रिजेक्ट क्यों कर दे रहे हैं। अभी मैं आपसे जो भी सवाल करूंगी, आपको उसको भोजपुरी में जवाब देना है, 1 से 2 शब्द में, ठीक है? हाँ, बिहार एक शब्द में। बिहार एक शब्द में। बिहार, हाँ, बिहार की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? देवभूमि, राजनीति वरदान या अभिशाप? अभिशाप, युवाओं की सबसे बड़ी कमी? नशाखोरी, आपकी सबसे बड़ी ताकत? दिल से बोलता हूँ। भोजपुरी में जवाब दीजिए ना। दिल से बोले नहीं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? बहुत जल्दी के ऊपर विश्वास कर जानी। क्या राजनीति आपको आज भी बुलाती है? शायद। क्या कभी अपने फैसले पर पछतावा हुआ है? कभी नहीं। क्या बिहार बदलेगा? बदल चुका है। क्या सिस्टम बदला जा सकता है? बदल रहा है। फेवरेट भोजपुरी एक्टर? पवन सिंह, एक्ट्रेस? यामिनी सिंह, और बॉलीवुड से एक्ट्रेस कौन है आपकी फेवरेट? दुनिया में नहीं है दिव्या भारती। और एक्टर?
वो भी दुनिया में नहीं, गुरुदत्त। अच्छा, ट्रोल्स को आप नज़रअंदाज करते हैं कि जवाब देते हैं? जब भी कोई आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल्स करता है या बैड कमेंट करता है, हेट कमेंट करता है, तो आप क्या करते हैं? जैसी सोच वैसा जवाब। जवाब देते हैं? कभी कभी फोन कॉल लीक साजिश या सबक? सबक सबक। भविष्य खुला हुआ या तय? तय है। तय है। क्या है भविष्य? आप लोगों की सेवा आलोचना जरूरी या जहर? जरूरी। दोस्ती के क्या मायने हैं आपकी नजर में? जिसे दिल की बात आदमी शेयर करे और अपना सुख दुख भी शेयर करे, वैसा दोस्त सबके पास होना चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? मैं दिल की बात जिसके पास शेयर किया, लगभग 99% लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसलिए मैं अब दोस्त बनाना पसंद नहीं करता हूँ। तो आपके आसपास इतनी जो भीड़ रहती है, उनसे सब है। कोई भी नहीं मिला? नहीं तो आगे चलो, नहीं तो पीछे चलो। अब दोस्त नहीं चाहता हूँ। छोटा भाई समझता हूँ, नहीं तो बड़ा भाई समझता हूँ। दोस्त एक समय के साथ आदमी अपना दिल के बात जब भी किसी से शेयर करता है, तो मुझे लगता है कि बड़े परिवार होने के नाते इस चीज़ का फायदा उठा लेते हैं लोग। बहुत अच्छा लगा, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। अब जाते जाते आप अपने क्षेत्र के लोगों को या पूरे बिहार की जनता को, जो भी यूथ आपको फॉलो करते हैं, हमारे ऑडियंस को भोजपुरी में कुछ अच्छा सा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, जो भी आप कहना चाहते हैं आप प्लीज। देखिए नेहा जी, द कैजुअल टॉक के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहे कि इंसान प्लानिंग करके जीवन नहीं जिया सकता है, और मन जो होता है विचलित होता है, बहुत प्रकार के बात सोचेला, लेकिन भगवान के पास से जितना टाइम मिलल बा, वो टाइम में सब कुछ ना कल जा सकेला। लेकिन अब बस इतना ही, खाओ पियो मस्त रहो और दूसरे के दुख में सहारा बनो, और किसी का दुख का मजाक मत उड़ावा लोगिन, और एक दूसरे के काम आवा लोगिन, आपसी भाईचारा रखा लोगिन। जातिवाद जैसे चीज जोन बाटे, एक के मन से निकाल डालोगी, तभी जाके समाज विकसित हुई। और अगर केहू के तबीयत खराब होता, अगर केहू के दुख पड़ता, तो जाके ओकरा घरे खड़ा होकर लोगिन। और जरूरत नहीं के नेता बनला के, जहिया ये सब कहीं शुरू कर देबा लोगिन, तो फिर युवराज सुधीर सिंह जी संतहनियों के नाम हो जाई, और उसे बड़ा नाम हुई। हम चाहें कि सब काम नौजवान लोग जे बाटे, जे हमरा के देखा था, ये सब काम के शुरू अपना बुजुर्ग लोग से भी सीखा लोगी कि वहाँ के कैसे मेहनत करके पैसा कमाई नहीं। बहुत जल्दी करोड़पति अरबपति बने खातिर गलती काम कोनो मत करा लोगिन, मेहनत करा लोगिन, मेहनत के फल मीठा होला, और सच के रास्ते पर चला लोगिन। सफलता तनी लेट से जरूर मिलेला, लेकिन जहिया मिली वो दिन एकरा पर केहू दाग ना लगा पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।